गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ई मंडीज़। तो अभी जो है राज्यसभा में गवर्नमेंट ने जो है कंफर्म किया है कि 31 मार्च 2018 से 415 न्यू मंडीज़ जो हैं उनको ई नैम में इंटीग्रेट कर लिया गया है। तो हज़ार मंडी जो हैं टोटल अब इंटीग्रेट हो चुकी हैं ई नैम प्लेटफॉर्म के साथ। और हमारा यूनियन बजट जो है लास्ट ईयर का, उसने ये भी कहा था कि हम हज़ार जो है और इंटीग्रेट करना चाहते हैं एडिशनल। उससे क्या होगा कि हमारा जो ई नैम है वो फुल प्रूफ हो जाएगा, सारी ऑलमोस्ट मंडीज़ जो है हम उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है वो मंडीज़ को कैसा कैसा सपोर्ट देती है ई नैम के अंदर। एक तो ई नैम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं स्टेट्स को या यूटीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर जो है डिपार्टमेंट जो है वो ग्रांट भी देता है स्टेट्स या यूटीज़ को कि वो 75 लाख रुपए पर मंडी, जितनी मंडीज़ जो हैं अगर वो आप इंटीग्रेट करेंगी स्टेट गवर्नमेंट्स ई नैम प्लेटफॉर्म के साथ, उतनी जो है उनको 75 लाख रुपए पर मंडी के हिसाब से पैसा मिलता है। फिर स्टाफ भी प्रोवाइड करता है मंडी एनालिस्ट, जो कि डे टू डे हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा। जो भी मंडी में आपके स्टेक होल्डर है, चाहे वो फार्मर्स हों, ट्रेडर्स हों, मंडी स्टाफ हो, कोई भी हो, ठीक है। अब जो है हेल्प डेस्क सपोर्ट भी दिया जाता है ताकि जो स्टेक होल्डर्स मंडी में काम कर रहे हैं उनको अगर कोई दिक्कत है ई नैम को जो है ऑपरेट करने में, तो उसको भी हेल्प की जा सके। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी उनको दिए गए हैं ताकि वो सीख सकें कि ई नैम को कैसे चलाया जाता है। रेगुलर ट्रेनिंग भी दी जा रही है इन स्टेक होल्डर्स को ताकि ठीक से वो ई नैम को ऑपरेट कर सके। तो पहली बात तो ये पता हो आपको कि ई नैम क्या होता है। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिससे हमने क्या किया है कि जो जो विलिंग मंडियां हैं उनको हमने इस पोर्टल के साथ कनेक्ट कर दिया है। एक सिंगल विंडो सर्विस बना दिया है हमने, ऑनलाइन सर्विस कर दिया है। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब स्टेट्स जो हैं जो जो चाहती हैं वो अपनी मंडीज़ को इसके साथ जो है वो इंटीग्रेट कर देती हैं। तो एक तरह से हम नेशनल लेवल पर एक मंडी बना देंगे इससे। समझ लो, आपको एग्जाम्पल दें तो हम ये एक फार्मिंग का एक अमेज़ॉन बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें फ़ायदे क्या हैं? अब तो एक तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन की इरेगुलरिटी नहीं होगी। आपको ये पता होगा कि इस टाइम पर समझ लो कि बिहार में क्या रेट चल रहा है इसका, किसी एक प्रोडक्ट का, ठीक है, कोई भी फार्म प्रोड्यूस का, या तमिलनाडु में क्या चल रहा है, उस तमिलनाडु की इस पर्टिकुलर मंडी में क्या रेट चल रहा है। तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, इन्फॉर्मेशन इरेगुलरिटीज़ भी कम हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ई नैम के प्लेटफॉर्म के फ़ायदे हैं। इससे जितनी ज़्यादा मंडियाँ जो हैं वो इसके साथ अटैच होंगी, क्योंकि अब आपको पता होगा कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेशंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट इसमें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिर्फ उनको एनकरेज कर सकती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मंडीज़ जो है इस ई नैम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ो, तभी उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका भी फ़ायदा है इसके अंदर, ठीक है। तो जो आपकी अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेशंस अपने हिसाब से बना सकती हैं, और उनका ही फ़ायदे का है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी मंडीज़ को, अपनी स्टेट की मंडीज़ को ई नैम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो अब जो है 31 जनवरी तक, ये राज्यसभा में बताई गई है ये इन्फॉर्मेशन कि 31 जनवरी तक 21 लाख, ऑलमोस्ट 22 लाख किसान जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के साथ जो है एनरोल किया है। तो ये स्कीम है क्या? एक तरह से किसान की पेंशन है ये, ठीक है। इसमें किसान जो है, अब इसमें इंश्योर क्या किया गया है कि जब किसान जो है वो 60 साल से ऊपर का हो जाएगा तो मिनिमम उनको 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो अब इसमें ये वॉलंटरी स्कीम है, इसमें कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। 100 रुपये पर मंथ जो है वो फार्मर को देने पड़ते हैं। उतना ही जो है कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डालती है, सेम अमाउंट। और ये LIC इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो 18 से 40 साल तक की एलिजिबल बेनिफिशरीज़ की एज है, मतलब अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच के फार्मर हो तो आप ये स्कीम ले सकते हो। 100 रुपये पर मंथ जो है आप इसमें कंट्रीब्यूट करोगे। अगर आप ये क्राइटेरिया हमने किस हिसाब से लिया, 100 रुपये का। अगर आप 29 साल के हो और आपको 3,000 या उससे ऊपर की पेंशन चाहिए तो आपको 100 रुपये पर मंथ जो है वो पे करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उतना ही पे करेगी। और उसके बेसिस पे आपको LIC, जब आप 60 साल के हो जाओगे उसके बाद जो है वो पेंशन देगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है रिपब्लिक डे टैब्लू। तो रिपब्लिक डे टैब्लू जो है उनको आपको पता है अवार्ड्स मिलते हैं। तो जैसे इस साल जो है बेस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री का जो टैब्लू का अवार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान स्कीम जो है उसको अवार्ड मिला है। स्टेट्स में उत्तर प्रदेश को मिला है, और जो है आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में CISF को जो है वो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का ये अवार्ड दिया गया है।
तो क्योंकि इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का टेब्ल्यू है, और जो कि उड़ान स्कीम के ऊपर है, तो हम उड़ान स्कीम भी देखते हैं क्या है। उड़े देश का आम नागरिक एक अफोर्डेबल रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम है जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट कर रहा है रीजनल राउट्स पे। अभी होता क्या है कि जो आपके दिल्ली, मुंबई, ये जो हॉट आपके जो एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पर तो आपकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, लेकिन जो थोड़े रिमोट एरियाज़ में एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर जो है, या रीजनल एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं एयरपोर्ट्स पे, आई एम सॉरी, प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेटर्स जो हैं वो वहाँ नहीं जाना चाहते। तो गवर्नमेंट इसीलिए स्कीम को लेकर आई। इस स्कीम के अंदर उनको कंसेशनल रेट पर सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जैसे कि उनको कंसेशनल रेट पर उनको एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 2% ली जाएगी उनसे, वैट सिर्फ 1% लिया जाएगा एविएशन टर्बाइन फ्यूल से, आई थिंक जो 12% या 13% के आसपास है, वो उनसे सिर्फ 1% लिया जाएगा। पार्किंग चार्जेस उनको रीइम्बर्स किए जाएंगे जो कि एयरपोर्ट्स पे होते हैं। जीएसटी नेट जो है से बहुत सारी चीज़ें उनको निकाल दी जाएंगी, ताकि एक तरह से सब्सिडीज़ दे रही है गवर्नमेंट उनको, ये उनसे बहुत ही मिनिमम रेट के चार्जेस ले रही है, या फिर चार्जेस ले ही नहीं रही है। तो इससे क्या होगा कि उनकी कॉस्ट कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो उनको फिर क्या कहा गया है कि आपको अपने जो एयर फेयर है उसको 2500 रुपये रखना है। अगर आपकी एक घंटे का अगर एयरक्राफ्ट की जर्नी है तो उसको आप 2500 रुपये रख सकते हो। तो मतलब अगर 2 घंटे की जर्नी है दो एयरपोर्ट्स के बीच में, तो उसको 5000 रुपये रख सकते हो, ठीक है। और ये 500 किलोमीटर तक के लिए जो है वो वैलिड है, ठीक है। फिर अगर ये हेलीकॉप्टर के केस में जो है ये 30 मिनट की जर्नी जो है उसकी उसकी जो मैक्सिमम एयर फेयर है उसको 2500 रुपये कैप किया गया है। अब इसमें कहा गया है इनको कि जो भी इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहती है एयरलाइन जो कंपनी है, तो उनको 50% ऑफ द सीट्स जो हैं वो रिज़र्व करनी पड़ेंगी इस रिज़र्व्ड एयर फेयर के ऊपर, ठीक है। अब एक रीजनल कनेक्टिविटी फ़ंड भी बनाया गया है जिसके अंदर सब्सिडाइज्ड ऑपरेशंस जो हैं वो चलाने के लिए जो है 80% जो है फंडिंग यूनियन गवर्नमेंट देती है, और 20% जो फंडिंग है वो स्टेट्स को देनी पड़ती है। तो ये पैसा किस लिए बनाया गया, रीजनल कनेक्टिविटी फ़ंड इसलिए बनाया गया है ताकि जो जो एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं उनको अगर लॉस हो रहा है वो एयरलाइन चलाने में, इतनी सब्सिडीज़ देने के बाद भी अगर उनको लॉस हो रहा है, तो इस फंड में से ही जो है उनको रीइम्बर्स किया जाएगा, ठीक है। तो अब वीजीएफ जो ये वाइबिलिटी गैप फंडिंग है इस रीजनल कनेक्टिविटी फंड के थ्रू, ये 3 साल के लिए वैलिड है। मतलब कि अगर 3 साल तक का लॉस तो है जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आप मिल के सहेंगे आपका, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि ये जो स्कीम है ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी 3 साल के बाद, अपने आप जो है एयरलाइंस को प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगी, या एटलीस्ट कॉस्ट अपनी वो कवर करना शुरू कर देंगी। ये उड़ान स्कीम जो है ये 10 साल तक के लिए इसके बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि 10 साल के बाद ये राउट ऑटोमेटिकली जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, इसमें हम गवर्नमेंट को ये सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो 1200 करोड़ रुपए के जो है वो ऑलमोस्ट एसबीआई में जनवरी में बेचे गए हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? अब ये एक पर्सन को, जैसे समझ लो मैं हूँ, मुझे अगर समझ लो किसी पार्टी को डोनेशन देना है, तो मैं अपना बिना नाम बताए एसबीआई की ब्रांच में जाके ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता हूँ, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड उस पार्टी को दे सकता हूँ ताकि मेरा नाम कहीं ना आए। एनोनिमस डोनेशन हो सकती है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि पैसा बैंकिंग सेक्टर में रहता है, तो ब्लैक मनी के चांसेस नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत कम है रादर। बट ब्लैक मनी के चांसेस किस जगह से आ जाते हैं? जब हम एनोनिमस डोनेशन करते हैं। तो ये डोनर्स जो है उनको अलाउ करता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैंक्स के थ्रू जो है वो डोनेशन दे, और इसको फाइनेंस बिल 2017 के बजट में इसको लाया गया था, इस स्कीम को। अब ये बॉन्ड है एक तरह से, इलेक्टोरल बॉन्ड, नाम तो बॉन्ड है, लेकिन ये एक तरह से बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके हाथ में है ये उसको इनकैश करा सकता है, ठीक है। अब जो पर्सन जो है बेयरर में क्या है, जो पेई है, जो मैं, जैसे मैंने डोनेशन दिया, मुझे अपना नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा नाम इस पे कैरी नहीं होगा। तो एक तरह से सीक्रेसी मेरे को मिली है, एक एनोनिमिटी मिली है मुझे। फिर इसमें इंटरेस्ट रेट कोई नहीं होता। आप 1000 रुपये से के मल्टीपल्स, 10,000 के मल्टीपल्स, 1 लाख के मल्टीपल्स, या 10 लाख के, या 1 करोड़ के मल्टीपल्स जो है वो डोनेशन दे सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 15 दिन के लिए वैलिड होता है। समझ लो मैंने 2 करोड़ रुपये की डोनेशन दी XYZ पार्टी को, तो XYZ पार्टी को जो मैंने डोनेशन दी, मेरा नाम तो नहीं है, और मैंने जाके वो बॉन्ड जो है वो उनको दे दिया कि ये मेरी तरफ से डोनेशन है, तो वो उसको एनकैश सिर्फ 15 दिन के अंदर करवा सकते हैं, और सिलेक्टेड ब्रांचेज ऑफ एसबीआई में ही ये मिलता है, और वहीं पर ही इसको एनकैश भी कराया जा सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसको सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया या फिर कोई भी एंटिटी
जो इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है वही इसको परचेज कर सकती है। अब लेकिन इसमें भी अमेंडमेंट की गई है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, आज बाद में डिस्कस करते हैं। पर पहले हम इसका जो ओरिजिनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो डिस्कस करते हैं। फिर इसमें कहा गया कि वही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद का बेनिफिट ले सकती हैं जिन्होंने 1% एटलीस्ट वोट जो लोकसभा इलेक्शंस में या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन में उनको मिले हों, तो ही उनको जो है वो आप इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन दे सकते हो। अब इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? अब उन्होंने कहा कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो डोनेशन मिली है, तो जो कंपनीज़ जो डोनेशन देती हैं वो अपने बैलेंस शीट्स में दिखा सकें कि उन्होंने डोनेशन दिया है, इसलिए इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। लेकिन अब आप बाद में देखो कि जो अमेंडमेंट की गई है ये वाला भी जो है फैक्टर, इसको भी अब इसकी भी रेलेवेंस ख़त्म हो गई है। दूसरा, ब्लैक मनी को जो है वो के ऊपर नज़र रखने के लिए, फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को क्लियर करने के लिए जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले कैश से फंडिंग होती थी, अब उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में एटलीस्ट पैसा रहेगा तो ब्लैक मनी जनरेट नहीं होगी। फिर इलेक्शन कमीशन ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अनोनिमस डोनेशंस जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जाती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर, वो सही नहीं है। फिर आरबीआई ने भी बोला कि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके आ रहे हो तो इसका मतलब अपने इंडियन बैंक नोट्स के अंदर जो है वो आप लोगों का फेथ अंडरमाइन कर रहे हो। अब कंट्रोवर्सीज बहुत हुई हैं इसके साथ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ, जैसे कि गवर्नमेंट को कहा गया है कि आप जो है लोगों को डिटेल्स क्यों नहीं बता सकते, कोई आरटीआई डाल के ये क्यों नहीं पता कर सकता कि ये डोनेशंस जो हैं, बड़ी डोनेशंस जो हैं वो किसने दी हैं, डिटेल्स ऑफ पीपल जो है वो क्यों पब्लिक नहीं की जाती। फिर जो शेयर होल्डर्स हैं, अब समझ लो किसी कंपनी ने अगर पैसा डोनेट किया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो अनोनिमस डोनेशन है, तो उनके शेयर होल्डर्स तक को भी पता नहीं चलेगा कि उनकी कंपनी ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है। और क्योंकि जो है अनोनिमस रखी जा रही है डोनेशन, तो ब्लैक मनी भी जनरेट होगी इससे, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अनोनिमिटी से जो है हमारी डेमोक्रेसी को ही खतरा हो जाता है। अब आप देखो कि जो रीसेंट कंट्रोवर्शियल चेंजेस लेके आए गए हैं इस स्कीम के अंदर वो क्या है। पहले तो ये था कि सिर्फ इंडियन एंटिटीज़ या इंडियन सिटीज़न जो है वही सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकता है, लेकिन अब क्या कर दिया कि अब फॉरेन कंपनी भी जो है वो डोनेट कर सकती है। पहले क्या था कि एक फर्म सिर्फ अपने 3 ईयर नेट प्रॉफिट जो है उसके एवरेज का 7.5% जो है वो डोनेट कर सकती है, लेकिन अभी इस लिमिट को भी हटा दिया गया, मतलब जितना मर्जी आप डोनेट करो। तीसरा क्या बोला गया कि अपने जो पॉलिटिकल डोनेशंस देती हैं जो ये कंपनीज, उनको अपने बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा कि हमने इतनी पॉलिटिकल डोनेशन दी है, लेकिन अब वो भी रिक्वायरमेंट खत्म कर दिया। तो सारा का सारा फैक्टर ही अब जो है एनोनिमिटी पे चलता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो ये ज़्यादा, बल्कि ऑफ कोर्स एक इसकी अच्छी चीज़ क्या है कि चाहे ब्लैक मनी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन एटलीस्ट बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में पैसा आएगा ये सारा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि एनोनिमिटी जो है वो इटसेल्फ जो है वो, आप सोच लो कि क्रिमिनल दे रहे हैं, कहाँ से पैसा आया है, कौन सा पैसा जो है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में आ जाता है, लेकिन पैसा आया कहाँ से है ये तो नहीं पता लग सकता। तो इसलिए ये एक तरह से हमारी डेमोक्रेसी को हार्म कर सकता है। इवन शेल कंपनीज तक भी जो है वो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट कर सकती हैं, क्योंकि अनोनिमिटी रखी हुई है, कुछ बताया ही नहीं है कि कौन किसने डोनेट किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो अभी जो है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट जो है उन्होंने राज्यसभा को बताया कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो है फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो फ्री हैं, वो अपने आप हिसाब से जो है वो डेफिनेशन रख सकती हैं फॉरेस्ट की, लेकिन छोटे से 3 क्राइटेरिया हैं, उसके हिसाब से डेफिनेशंस को रखना पड़ता है। तो पहला तो है क्राउन कवर परसेंटेज, मतलब कि ट्री का कवर कितना है उस जगह में। तो मतलब अगर 10 से 30% तक है, जैसे एग्जांपल, तो इंडिया जैसे अगर आपके किसी एरिया में 10% ट्रीज़ लगें तो उसको वो फॉरेस्ट मान लेते हैं, ठीक है। फिर मिनिमम एरिया ऑफ स्टैंड, मतलब कोई मिनिमम एरिया का भी क्राइटेरिया होना चाहिए ना, ये नहीं कि आपके एक छोटे से प्लॉट के ऊपर अगर 10% जो है ट्री लगे हैं तो आप उसको फॉरेस्ट मान लोगे। नो, मिनिमम एरिया भी है उसके अंदर, कि मतलब 1 हेक्टेयर, इंडिया का जैसे जो है वो कहते हैं कि अगर 1 हेक्टेयर के एरिया में जो है ट्री लगे हुए हैं और वो 10% तक का एरिया कवर कर रहे हैं तो उसको हम फॉरेस्ट मानेंगे, ठीक है। फिर मिनिमम हाइट ऑफ ट्रीज़ भी होनी चाहिए, ये नहीं कि छोटे छोटे से पौधे लगे आप उसको भी ट्री मान रहे हो। तो मिनिमम हाइट जो है वो इंडिया ने रखी है 2 मीटर की, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं, इनको फॉलो करके ही आप जो है फॉरेस्ट की डेफिनेशन दे सकते हो। तो अब इंडिया की जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, उसको
यूएनएफसीसीसी और एफएओ दोनों ने अप्रूव किया है कि यस बिल्कुल ठीक क्राइटेरिया इंडिया ने रखा है और ये अब इंडिया की डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है, तो इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो क्या क्या डेफिनेशन है उसकी? ऐसा हर लैंड जो कि 1 हेक्टेयर से ऊपर का है और उसमें ट्री कैनोपी की जो डेंसिटी है वो मोर देन 10% है। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया है ऑलरेडी अभी ऊपर। और ये लैंड जो है वो चाहे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी ना हो, ठीक है, मतलब उसको रिकॉर्ड ना भी किया हो, और चाहे वो ऑर्किड्स हो, बैम्बू हो, पाम हो, कोई किसी भी फॉर्म ऑफ ट्री कोई हो सकता है। और ओनरशिप का भी फर्क नहीं पड़ता, क्या वो प्राइवेट लैंड है, क्या वो गवर्नमेंट लैंड है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, ओनरशिप का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर ये 3 क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं तो वो उसको इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट मानती है। ठीक है, और इस डेफिनेशन को ऑलरेडी हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएनएफसीसीसी और एफएओ दोनों अप्रूव कर चुके हैं कि ये बिल्कुल वैलिड डेफिनेशन है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is e-mandis. So since 31st March 2018, 415 new mandis have been integrated on the National Agriculture Market Platform, that is the ENAM. And as of 31st December 2021, 1,000 mandis of 18 states and 3 union territories have been integrated with the platform. And in the last year's budget, the government said that they want 1,000 more mandis to be integrated with the ENAM platform. So first of all, let us see this ENAM platform. So this is basically amalgamation of all the registered mandis. So what can happen with this? How the mandis are integrated? So you know that agriculture marketing is a state subject. So states can nominate that this particular mandi will be integrated with the ENAM platform of the central government. So central government has given you a portal or a platform, a central portal of single window service in which the states can nominate their mandis to be integrated with their portal to create an Amazon like or Flipkart like feature. Okay. So it will be a single window service. Okay, so it provides a unified national market for agriculture commodities. So it reduces the transaction cost. You can trade through this ENAM. So you can currently you if you are purchasing something you in a physical world, you can purchase it only through the nearest mandi of yours. Okay, but through this ENAM you can purchase, let's say, something from Bihar or Jharkhand, because they are all integrated with this ENAM platform. Okay, so it reduces the transaction cost and it also reduces information irregularity. Okay, so you would know that this particular form of wheat is costing let's say 3,000 rupees in Madhya Pradesh, then it should be somewhere around 3,000 only in your state also. So it would remove information irregularities also. So under the ENAM platform, what kind of support does the central government provides to the mandis? So why the states should be encouraged to integrate their mandis with this ENAM platform? So first of all, of course, the ENAM software is provided to the states or UTs free of cost by the government. Then the government also provides one-time fixed cost to the states or UTs of about up to 75 lakh rupees per mandi. So more and more mandis that they integrate with ENAM, the more and more funds they can secure from them for themselves. Okay, so a trained staff is also provided so that they can handhold support to stakeholders like the farmers, traders, mandi staff, etc., and even the help desk support, so that these stakeholders can raise their queries or they can get their issues addressed. Even online tutorials are provided so that they can operate this ENAM platform. They are also given regular training so that awareness can be created about the ENAM platform. Okay, so now let us see the next topic, which is Pradhan Mantri Kisan Man Dhan Yojana. So as of 31st January 2022, that is just 4 days ago, 22 lakh around 22 lakh farmers have enrolled in this Pradhan Mantri Kisan Man Dhan Yojana. So this information has been provided by the government in the Rajya Sabha, and this is basically a pension scheme for farmers under which they have to let's say if they are a farmer is 29 years old, then the farmer would contribute 100 rupees per month so as to get a pension after 60 years. When the person gets when the person turns 60 years, they would get a pension of at least 3,000 rupees per month to all the eligible
small and marginal farmers. So it is basically a voluntary and contribution pension scheme. So if the person is if the farmer is contributing 100 rupees per month, the government would also be contributing the same amount in the pension fund, which is managed by the life insurance corporation, and this LIC would also be responsible for pension payout. And the farmers who are eligible, the small and marginal farmers, they must be aged between 18 to 40 years of age. Okay, so this is a pension scheme for farmers, and 22 lakh farmers have enrolled for this service. So now let us the next topic, which is Republic Day tableau. So several tableaus were displayed during the Republic Day parade, and in the category of Central Ministry tableaus, Ministry of Civil Aviation's Regional Connectivity Scheme UDAN tableau has received the first prize. Of course, this prize is being shared with Ministry of Education's National Education Policies tableau, but we have to focus upon UDAN scheme because it has come into news after a very long time. Okay, so in the states category, Uttar Pradesh has been selected as the best tableau among all the 12 states which have participated in the parade. In the case of CAPF and other auxiliary forces, the best marching contingent award is given to the CISF. Okay, so let us see what is this Ude Desh Ka Aam Nagrik scheme. So it is basically a regional air connectivity scheme. So what is the intent behind this scheme? So the government saw that most of the airlines, the private airlines, were operating only in the lucrative routes like Delhi, Mumbai, or these big cities. So the airports in our smaller cities were bereft of the services of private airlines. So what the government thought? So they thought that let us subsidize the participation of private sector airlines for initial years, and after they become profitable, after these routes become profitable, we would disconnect the subsidies. Okay, so based upon that, this Ude Desh Ka Aam Nagrik scheme was envisioned. So this scheme is being implemented by the Airports Authority of India. Okay, so it offers concessions like, let's say, excise duty at just 2%, VAT on fuel is just 1%. So it is all subsidized. Parking charges are reimbursed or exempted. Certain products are exempted from the GST net. So basically, it aims to bring down the costs of private airlines so that they can operate on this non-profitable routes. Okay, so the maximum airfare has been capped at 2,500 rupees for a 1 hour journey, which is about 500 kilometers. And in case it's a helicopter, then a 30-minute journey, the prices for 30-minute journey has been fixed. Okay. In return for these subsidies and concessions, the selected airlines will have to commit 50% of their seats on this regional connectivity scheme flights. So they would have to provide this maximum or these subsidized airfares on 50% of their seats. Okay, so a regional connectivity fund has also been established, in which the central government would be paying 80% of the losses, and 20% of the losses would be handled by the states. So what is this regional connectivity fund? This is basically a viability gap funding. Okay, so even after giving all these concessions, these airlines would be suffering losses for a few years. So the government thought that, let's say, for 3 years we will be recovering, or we will be reimbursing your losses through this regional connectivity fund, in which 80% money would be pumped up by the union government and 20% would be pumped up by the state governments. And the government is assuming that after 3 years, this loss making would be nullified, and this at least these airlines would be able to recover their costs on these routes. Okay, and the government has thought that this UDAN scheme would be required for at least 10 years, after which these routes would become profitable and there would be no need to provide subsidies to these private airlines to operate these flights. Okay, so this was the intent of this UDAN scheme, and let us see how it will perform once the subsidies would be cut off. So now let us see the next topic, which is electoral bonds. So electoral bonds worth 1,200 crore have been sold by SBI in January. So these electoral bonds allow the donors to pay political parties using the banks as an intermediary. So earlier, the political parties were getting donation in cash. Now, at least
at least one good thing about these electoral bonds is that at least the money would come up in the banking sector. Okay, so it was introduced in the union budget of 2017, and this electoral bond is not actually a bond per se, but it is an instrument, a banking instrument. It does not carry any interest. It is a bearer instrument because the person who is donating does not need to mention his identity. So it can be an anonymous donation, but it will go through the banking channels. Okay, so the anyone can buy these electoral bonds in the multiples of 1000 rupees, 10,000 rupees, 1 lakh or 10 lakh or 1 crore rupees, and this will be valid for 15 days. So they must be encashed by the political party who has received this electoral bond within the 15 days from the date of purchase. Okay, so only selected branches of SBI are empowered to handle this electoral bond thing. And what is the eligibility criteria? Before the new amendments, let us see the original eligibility criteria. So earlier, only a citizen of India or a company established in India could donate this could donate a political party using this electoral bond scheme, and only the political parties who have secured at least 1% vote in the Lok Sabha elections or in the state assembly elections could get the benefit of this electoral bond scheme. And this election commission was of course against this scheme, against this electoral bonds, because they told the Supreme Court of India that they do not approve of this anonymous donation thing. Okay, even the RBI criticized the government for this, and they said that anonymous donations using banking channel would basically be undermining the faith of Indians in our banknotes. Okay, so there have been certain controversies attached with electoral bonds, like the government is being asked by certain people that they should allow the details of all such donations to be made public. The shareholders, let's say a public limited company has made a huge donation to a political party, even then, because this donation would be anonymous, so the shareholders of such corporation would remain unaware of the company's distribution, or I'm sorry, contribution. Okay, so because the identity of the donor has been kept anonymous, it would lead to a huge influx of black money. Okay, because anonymity goes against the spirit of democracy. So recent controversial changes have been brought in this scheme. Like earlier, there was a provision that only a citizen of India can donate using electoral bonds, or a company registered in India can donate, could donate to any political party using this electoral bond. But now even foreign companies or even shell companies have been allowed to donate to political parties. Okay, so earlier there was a rule that a company who is donating to a political party can donate only up to a maximum amount of 7.5% of its average 3-year net profit. But even this condition has been done away with now. Earlier, the political donations made by these companies have to be mentioned in their annual statement of accounts, but now they do not need to mention it, so anonymity factor would remain prevalent. And that's why there has been criticism. But of course, like I'm telling you, there is at least one good thing, that when it was all these political donations were given in cash, at least this electoral bond scheme is one step better than that particular cash donations. Okay, so now let us see the next topic, which is definition of forest. So Minister of Environment, Forest and Climate Change has informed the Rajya Sabha about the definition of forest, which the government has used in the State of the Forest report, which we discussed I think just few weeks ago. And this definition, according to the Kyoto Protocol, any country can decide their definition of forest based upon their capacities and capabilities. Of course, there is certain criteria, minimum certain criteria, like the crown cover percentage. So in any area, if more than 10, like for India is saying that if more than 10% of the tree cover is there, then we would consider that area as forest. Okay, of course there must be some minimum area also. Okay, so even so, if at least 1 hectare of land is there, and 10%, more than 10% of that 1 hectare land is covered with trees, then we would consider that area as a forest. Okay, so there must also be some minimum height of trees. Okay, you would not be considering small plants as forest. Okay, so at least
2 meter of height should be there for trees in this area to be considered that particular area as forest. Okay, so India has made this definition, and UNFCCC and FAO both have approved the definition that India has made. So according to India, all land which is more than 1 hectare in area, like we discussed it here, and with a tree canopy density of more than 10%, like we discussed it here, tree count cover India has 10%, irrespective of ownership and legal status. Even if it is owned by a private person, then that area would be declared as forest. Okay, so even there is no criteria for what kind of crops must be there or what kind of trees must be there. It can also include orchids, bamboo and palm. So all such area would also be eligible for the definition of forest, provided these three criteria are met. Okay, so this definition of India has been approved by UNFCCC and FAO, and they said that India's definition is in line with the globally accepted minimum criteria. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics on Monday now. Until then, goodbye and take care.